अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, पाकिस्तान ने आज एक जनाजा देखा जो कि पाकिस्तानी तारीख का एक बड़ा जनाजा था। ये जनाजा किस हस्ती का था कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की? जी हाँ, ये उस हस्ती का था कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। ना मज़हब देखा, ना नस्ल, ना रंग, ना कौमियत। खिदमत की तो सिर्फ इंसानियत की। अब्दुल सत्तार एदी साहब वो काम कर गए जो शायद रियासत को करना चाहिए था, और अपने 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 बाद वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत कीमती असासे छोड़ गए हैं, बड़े असासे छोड़ गए हैं, जिनकी सीधा सीधा तफसीलात आपको बताता चलूँ। जिसमें मुल्क भर में 335 एदी सेंटर्स और बड़े शहरों में 17 एदी होम्स हैं। एदी फाउंडेशन के 2000 मुलाजमीन यानी 2000 ख़ानदानों को रोज़गार फराम किया जा रहा है। 4 हवाई जहाज़, 1800 एम्बुलेंसेज, कैंसर हस्पताल, होम फॉर होमलेस, एदी शेल्टर्स और एदी विलेज, एदी चाइल्ड होम, बिल्किस एदी मैटरनिटी होम, एदी फ्री लेबॉर्ट्री, एदी फ्री लंगर और एदी वेटरनिटी अस्पताल काम कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा सैलाब और समंदरी हादसात के मौका पर रेस्क्यू के लिए कश्तियाँ भी मौजूद हैं। एदी साहब के ट्रस्ट के तहत हेडक्वार्टर में मैटरनिटी होम चल रहा है। सालाना तकरीबन 250 बच्चों को बेऔलाद जोड़ों के स्पुर्द किया जाता है। एदी होम्स और वेलफेयर सेंटर्स में कुल 8500 बच्चे और मर्द व ख़वातीन को साहिबान फराम किया जाता है। जबकि जो लावारिस हैं या किसी वजह से उनके ख़ानदान वाले उन्हें खुद एदी सेंटर्स छोड़कर चले जाते हैं। एदी साहब ने न सिर्फ पाकिस्तानियों की खिदमत की बल्कि दुनिया भर में वो इंसानियत के सफ़ीर कहलाए। उन्होंने बरतानिया, अफ़गानिस्तान, अमरीका, बांग्लादेश, जापान, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया में भी एदी के दफातर मौजूद हैं। वहाँ भी इंसानियत की खिदमत की। शायद यही वजह है कि दुनिया के बड़े अखबारात ने उन्हें ट्रिब्यूट कुछ इस तरह से पेश किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब्दुल सत्तार एदी साहब को पाकिस्तान का फादर टेरेसा कहलाया, जबकि द गार्डियन ने उनके बारे में लिखा, दे कॉल हिम एज इनफिडल, पाकिस्तान हम्बल फाउंडर ऑफ ए चैरिटी एम्पायर। इसके अलावा द टेलीग्राफ ने उनके बारे में लिखा, द डे आई मेट अब्दुल सत्तार एदी, अ लिविंग सेंट। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने अब्दुल सत्तार एदी के बारे में लिखा, अब्दुल सत्तार एदी, अ फिलैंथ्रोपिस्ट हु शन्ड पॉलिटिक्स एंड लेड फ्रॉम द फ्रंट। तो इस तरह से दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारात ने अब्दुल सत्तार एदी साहब को ट्रिब्यूट पेश किया है। अब्दुल सत्तार एदी साहब इंसानियत की उस मेराज पर थे कि वो जाते जाते अपनी आंखें भी डोनेट कर गए। अपनी आंखें भी जो है वो दो जिंदगियों को दो आंखों को बीनाई दे के जाते जाते। आज के शो में हम बात करेंगे अब्दुल सत्तार एदी साहब ने जो खिदमत की, वो लेगेसी जो छोड़ के गए हैं, क्या उसको फॉलो किया जाएगा या फिर सिर्फ उनका नाम ही रह जाएगा। मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद रॉय साहब गुलकार हैं और समाजी कारकुन हैं, जबकि हमारे साथ ताहिरा अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और जे सारिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, समाजी कारकुन हैं, जबकि अब्दुल शकूर साहब सरबरा अल खिदमत फाउंडेशन में लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने का। शहजाद रॉय साहब, आपने काम भी किया अब्दुल सत्तार एदी साहब के साथ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने सीखा उनसे? कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। देखिए, कुछ ओकेजन्स पर तो मैंने बहुत करीब उनके साथ काम किया, बल्कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिंदगी ट्रस्ट जब मैं स्टार्ट कर रहा था जब ही वॉज देयर, तो मेरे लिए तो एक पर्सनल बड़ा दुख है और बड़ा रंज है कि अब वो हम में नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहता चलूँ कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, जब अब वो नहीं है हम में, तो अब डिबेट ही होनी चाहिए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं, आई थिंक पूरे पाकिस्तान को उसको उसी तरह सपोर्ट करना चाहिए जिस तरह एदी साहब जब हयात थे जब इनको करते थे। और मुझे अभी भी याद है कि वो अपने गली में मैं उनके साथ एक दफा खड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब ये एम्बुलेंस जब मेरी जाती है ना तो बहुत बीच में रास्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रैफिक का मसला है, अलग लेन नहीं होती है एम्बुलेंस की, बहुत मसले मसाइल है। तो अगर यही एक इशू है। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी मुझे वो बात करते थे अक्सर जब भी मुलाकात होती थी कि बहुत बुरा कराची है। तो आई थिंक कराची को ही जो उनका ख्वाब था देखने का, अगर वही थोड़ा बहुत फिक्स कर दें जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनके सेंटर्स थे, जिस इलाके में थे, तो वही वो एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा जो गवर्नमेंट, जैसे आज उन्होंने एक फ्यूनरल दिया है स्टेट का, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। और अब उनको एक और ट्रिब्यूट ये पेश कर सकती है कम से कम सिंध की गवर्नमेंट कि जो वो चाहते थे वो वैसा कराची उनको दें, वैसा सिंध उनको दें। आपने सीखा क्या शहजाद? आपने उनसे सीखा क्या बेसिकली? यार मैंने नहीं, फिर हमारी जितनी जनरेशन है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो इंस्पायर ये हुआ कि एक रीजन टू बिलीव मिला कि एक आम आदमी, एक इंडिविजुअल इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये रीजन टू बिलीव पाकिस्तान में तो एदी साहब ने दिया, मतलब मैं तो मुझे समझता था सिर्फ स्टेट कर सकती है। तो हमने तो ये सीखा कि एक आदमी भी अगर एफर्ट करे
तो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत 2-3 जनरेशन को उन्होंने हिला के रख दिया और एगैलिटेरियन सोसाइटी में बिलीव करते थे। तो इनके मिशन को याद जी जी बोलिए जी, मुझे अभी भी याद है कि वो एक दफा जब उनको किसी ने कहा कि जी आप प्लीज मौलाना साहब दुआ करा दें, उन्होंने कहा एक सेकंड, मैं मौलवी या मौलाना नहीं हूँ, मुझसे आप दुआ मत करवाएं, मैं इंसानों की खिदमत करता हूँ और मैं वो अल्लाह का वो काम है जो मैं बहुत दिल से करता हूँ। तो बहुत सारे लोग उनको गलत भी समझते हैं। उन्होंने दाढ़ी रखी थी, इसका मतलब नहीं है कि वो मौलाना थे, वो बहुत प्रोग्रेसिव सोच के आदमी थे। बिल्कुल। तो शहजाद, आप उनके मिशन को जारी रखने के लिए आपकी क्या इनपुट होगी? देखिए, मैं पर्सनली तो हमेशा अपनी कैपेसिटी में जब वो हयात थे, जब उनसे मुलाकात होती थी, कुछ कर, बल्कि अभी तो मैं ये कह सकता हूँ सारे पाकिस्तान को कि वो फैसल एदी अगर उनके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, बिकॉज कई साल से एदी साहब बीमार थे, तो फैसल एदी उसको रन कर रहे थे, तो अगर उन्हीं को सपोर्ट कर सकें और हम सब भी फैसल का हाथ बटाएं ताकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएं, तो ये पार्ट हम प्ले कर सकते हैं और स्टेट को पुश कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम सपोर्ट दे। ये बहुत जरूरी है, तो एक सस्टेनेबल उनके पास इनकम भी होगी इससे। बिल्कुल सही है। ताहिर अब्दुल्ला साहिबा, हमने बहैसियत कौम ने अब्दुल सत्तार एदी साहब की ज़िंदगी से क्या सीखा हमने? अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ और एज़ाज़ महसूस करती हूँ कि इतने बड़ी शख्सियत के बारे में कुछ छोटी मोटी अपनी बिसात के मुताबिक छोटी मोटी बात करने के लिए आपने मुझे मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। एदी साहब एक अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी माज़रत के साथ, लार्जर दैन लाइफ इंसान थे। उनकी शख्सियत जो थी वो चंद अल्फाज में एक स्टेट फ्यूनरल में के एज़ाज़ के साथ उनका जनाजा किया गया, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए था और हुआ। उनको खिराज तहसीन आपने तो तमाम दुनिया के अखबारात का बता दिया कि बैनुल अक़वामी अखबारात और जराइद क्या बातें उनके बारे में कर रहे हैं, किस तरह खिराज पेश कर रहे हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे ख़यालात कम पड़ जाते हैं, हमारे अल्फाज कम पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे एहसासात महसूस कर रहे हैं कि दो चीज़ें महसूस कर रहे हैं बैक वक्त। एक रंज और गम और एहसास महरूमी, लेकिन उसके साथ साथ गालिब उनसर ये है कि हम एदी साहब को सेलिब्रेट भी करें। हमने एक बहुत अजीम इंसान को सेलिब्रेट करना है जिसमें अज़मत के साथ साथ वो हमेशा कहा करते थे कि खिदमत मेरा मज़हब है। तो मैंने इसमें माज़रत के साथ छोटा सा एक इजाफ़ा किया है कि अगर उनका मज़हब इंसानियत था तो उनका मसलक खिदमत इंसानियत की खिदमत था उनका मसलक। ना वो किसी मसलक में बिलीव करते थे, ना वो इन चीज़ों में बटे हुए थे। ये जो कैटेगरीज और पिजन होल्स थे, उनको किसी चीज़ में फिट नहीं किया जा सकता, किसी दराज के अंदर नहीं फिट किया जा सकता। बिल्कुल सही। जी सालिक साहब, हम महसूस जी बिल्कुल सही, ठीक है। जय सालिक साहब, बताइएगा कि अब्दुल सत्तार एदी साहब ने जो खिदमत की वो इंसानियत की उन्होंने किसी ख़ास मज़हब की नहीं की, किसी ख़ास मसलक की नहीं की, किसी ख़ास कौम की नहीं की। क्या सीखा आपने उनसे? मैं आज सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं आज बहुत प्राउड हूँ कि आज जो मैं, क्योंकि जनाजे में शरीक था कराची में, मैं 22 साल के बाद इत्तेफाक से मैं कराची आया हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पर इफ्तार डिनर देना था। 28 तारीख को मैंने 400 लोगों को, लेकिन इत्तेफाक से फिर ईद की छुट्टियाँ आ गई तो मैं यहाँ कराची में रह गया, तो मुझे आज जनाजे में जाने का मौका हुआ। पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इस जहान फ़ानी से रुखसत तो हो गए हैं, लेकिन उनका जो विज़न है, उस विज़न की आज जीत ये हुई है कि आज हमारे मुल्क के तीनों सरबराह और सदर पाकिस्तान चारों मौजूद थे। और यानी इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमैनिटी, आज ये पता चला, उस जनाजे से ये महसूस हुआ, पता चला है कि यहाँ पर ऑनेस्टी जीती है। आज ईमानदार और दयानतदार जो ये एक्चुअली ये ईदी साहब ने जो भी काम किया वो बहुत बड़ी खराज तहसीन उन्हें पेश करने के हम काबिल भी नहीं है, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, क्योंकि वो मैं बहुत उन्हें नज़दीक से देखा। जब मैं फेडरल मिनिस्टर था, मैं उनके यहाँ बच्चों में गया भी था, वो मेरे घर पर आए थे। बल्कि मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने मुझे, जब मेरे घर पर आए तो मुझे कहने लगे कि मेरी मिसेस का नाम है महरी,
कहते मैंने मैरी से आज खाना खाऊंगा रोटियां पका के। तो मुझे फ़ख्र है कि ईदी साहब मेरे घर पर 22 के गुलबर्ग में 92 में आए, 1992 में आए थे। तो मैं जिस साहब आपने बड़े बड़े जनाजे देखे होंगे, आपने आप जाते हैं इज़हार हमदर्दी के लिए, जनाजों में इज़हार यकजहती के लिए जाते हैं, सियासी लोगों के आपने जनाजे भी देखे होंगे, दीगर लोगों के भी कभी देखे होंगे, लेकिन एक इंसानियत के मसीहा के आपने, मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान जी किस दर्जे पर उन्हें ये सर आज पाकिस्तान की 3 लाख जो शहादतें हुई थी, माओ की जो अजमतें लूटी थी, बच्चों को जो नेज़र पर डाला, आज उसका रेफरेंडम हुआ है। मेरी नज़र में मैंने जनाजे बहुत देखे हैं, लेकिन आज जिस जज्बे से जो आज सरबरान पहुंचे थे, मैं समझता हूं कि आज उनकी ऑनेस्टी की और ये काम जो है ईदी साहब ने जो कुछ किया, ये हुक्मरानों का काम था। हुक्मरानों का अब इसको मसले राह देखते हुए अपनी जायदाद जो है उनके महल देखें, उनका रहन सहन देखें। ईदी साहब को अगर आप ईदी साहब को भी देखें और हुक्मरान जो जाली हुक्मरान है, यानी जिनके उनके घर देखें, उनके किचन देखें, उनके बात देखें, उनके बच्चों को देखें, उनके कुत्तों को देखें, इधर भी देखें ना, इस तरफ दे। अगर ये नहीं खाली हम उन्हें टिकट से क्या आप मसले राह बने, कल ऐलान करें, यानी हुक्मरान जो है वो अपना यानी 95% जो सरमाया है नाजायज यानी उनके पास है, वो सब बैतुल माल में दें, तो फिर जो टिकट का कोई तस्वर होगा। लेकिन खाली टिकट से हम खराज तहसीन नहीं पेश कर सकते। हम उन्होंने सारी जिंदगी, ईदी साहब ये कहते रहे कि मुझे वेलफेयर स्टेट बनानी है। वेलफेयर स्टेट, अगर आपने कुछ करना है तो वेलफेयर स्टेट बनाए। अब्दुल शकूर साहब को शामिल कर लेने दें डिबेट में। ये सालिक साहब जी, अब्दुल शकूर साहब, आप भी अल-खिदमत फाउंडेशन चला रहे हैं, एक बड़ी आप एक तंजीम इंसानी खिदमत के लिए चला रहे हैं, एक बड़ा काम आप कर रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान आज आप पाकिस्तान का आप देख रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तानी कौम का हुआ आज? देखिए, अब्दुल सत्तार ईदी साहब पाकिस्तान की एक खूबसूरत पहचान थे, और मेरा ख्याल है कि कायद आज़म के बाद शायद ही कोई ऐसी सूरत हुई हो कि लोगों ने किसी बंदे को इतना ज़्यादा चाहा हो जितना ईदी साहब को चाहा है। यकीनन ये एक बड़े सदमे की बात है, लेकिन मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि इसी अरसे में एक और शख्सियत भी दुनिया से गई, और वो मोहम्मद अली क्ले थी। और मोहम्मद अली क्ले ज़िंदा लोगों में दुनिया में सबसे ज़्यादा जाना पहचाना नाम था, और मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के पस मंज़र में ईदी साहब का नाम पाकिस्तान के हाउस होल्ड नामों में शुमार होता था, सबसे ज़्यादा जाने पहचाने जाते थे, और बच्चे और बड़े सारे लोग। और आज जिस तरह कौम ने उनको खराज तहसीन पेश किया है, ये बहुत काबिल फ़ख्र है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा ख्याल ये है कि ईदी साहब की ये लेगेसी 2-3 हवालों से बहुत अहम है। पहला तो ये कि वो जिस ज़माने में उन्होंने खिदमत का काम शुरू किया, उस वक्त पाकिस्तान में रिफाई कामों का ये तस्वर नहीं था, और कराची के जो हालात थे वो आपके इल्म में है, जिसमें उन्होंने इस काम को बाम उरूज तक पहुंचाया। इस पस मंज़र के अंदर अब ये लगता है मुझे कि ईदी साहब के जाने का अगरचे बड़ा नुकसान है, लेकिन जो आमतौर पे लोग कहते हैं ना कि उसके जाने से बड़ा खला पैदा हो गया, बिल्कुल वो खला नहीं हुआ, बल्कि दर्जनों ऐसी तंजीम मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन को लेकर मुल्क में चल रही हैं। बिल्कुल सही। और ये उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता था जिस पर लोगों ने चलकर इस काम को करने का सिलसिला शुरू किया। बिल्कुल सही। जैसे वो गालिब ने कहा था ना, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल खां हो गई। तो बहुत सारी तंजीमों ने उनको फॉलो किया, बिल्कुल, और उनकी इस लेगेसी को लेकर आगे चले। माशाल्लाह रात है, बिल्कुल वो बहुत सारी तंजीमों के लिए जिन्होंने लोगों ने देख के उनको इंसानियत की खिदमत शुरू की। नाजरीन, जहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब को सरकारी एजाज़ात के साथ तदफीन उनकी और सरकारी जनाजे के अलावा वो क्या डिज़र्व करते थे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब को सरकारी एजाज़ात के साथ उन्हें दफन किया गया और उन्हें उनका सरकारी जनाजा भी हुआ। इसके अलावा हमारी रियासत, हमारी जो हुकूमत है, वो ईदी साहब को क्या दे सकती है? मसलन ईदी अवार्ड, उनके नाम से कोई अवार्ड शुरू किया जाए, या फिर उनके नाम को कोई दिन मंसूब किया जाए। दुनिया क्या कर रही है, हमें क्या करना चाहिए?
दिन मंसूब किए जा सकते हैं, कोई सरकारी उनके नाम से कोई स्कॉलरशिप बना जा सकती है, यूनिवर्सिटियों में उनके नाम से कोई कुर्सी मुख्तस की जा सकती है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें कभी भूलना नहीं है। लेकिन इससे बढ़कर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बहुत बड़े पैमाने पर हमें सोचना है। मसलन ईदी साहब क्या काम कर रहे थे? वो गरीबों, मज़लूमों, मस्कीनों, महरूमों की खिदमत कर रहे थे। ये किसका काम है? उठा के देखें अपने आइन को, अपने दस्तूर को, हमें पता चलेगा कि ये रियासतों के काम होते हैं जो कि ईदी साहब कर रहे थे। उनके करने का काम नहीं था, लेकिन क्योंकि एक खला था और रियासत ये काम नहीं कर रही थी और हर आने वाली हुकूमत अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही थी रियासत की अलंबरदार होते हुए और रियासत की नुमाइंदगी करते हुए, किसी हुकूमत ने नहीं किया। चाहे 34 साला हमारी फ़ौजी हुक्मरान या फिर 36 साला जो है हमारे, या 35 साला जो सिविलियन सो कॉल्ड जमहूरी दौर अदवार गुजरे हैं, किसी ने नहीं किया। गुर्बत कहीं कभी 10% थी, कभी 20% थी, कभी 30% थी, कभी 40% थी। अब 67% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है और उन्हीं की किफ़ालत ईदी साहब ने की। जे सालिक साहब, ईदी साहब पर बहुत से इल्ज़ामात भी लगे, उन्हें सियासत में घसीटने की कोशिश भी की गई, उनकी एम्बुलेंसेस को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो ऐसा क्या था उनमें कि वो डटे रहे अपने मिशन पर? कि एक तो उनके प्रिंसिपल जो असूल थे और उनका करैक्टर। मैं समझता हूँ कि हुक्मरान आज सुबह मॉर्निंग ये जो सुन रहे हैं हुक्मरान जो है, जो भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हुक्मरान कल को जो बनना चाहते हैं, जो बने हुए हैं, जो सबका रह चुके हैं, मैं खुदा का शुक्र है कि हमें अपने करैक्टर को बिल्ड करना है। ईदी साहब ने अपना करैक्टर बिल्ड किया। मैं समझता हूँ मैं कम से कम अगर कुछ नहीं तो नज़दीक जाने की कोशिश कर। मेरे पास, मैं 4 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर रहा, फेडरल मिनिस्टर रहा, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हूँ। एक इंच ज़मीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, कैरेक्टर ठीक करने में पैसे भी नहीं लगते। ऐसा काम है जो आप मुफ्त में कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई नहीं आना। यानी और मैं समझता हूँ कि आज हुक्मरान सुबह ये ऐलान करें, बल्कि बहुत सारे लीडर ऐलान करें, इनके पास एक्स्ट्रा दौलत पड़ी हुई, एक्स्ट्रा दौलत बाहर भी पड़ी है, अंदर भी पड़ी है, यहाँ पर भी पड़ी। अगर ये ईदी साहब को मशले उनके कदमों पर चलना चाहते हैं तो अपनी दौलत सुबह ऐलान करें और जाके ऐलान करें कि हम भी वेलफेयर करना चाहते हैं, अपनी जायदाद पाकिस्तान को दे दें और तब पाकिस्तान। वरना ये समझते हैं कि हम ईदी साहब के लिए, मैं समझता हूँ कि हम दयानतदारी, सबसे बड़ी बात है करैक्टर, अपना करैक्टर। मैं जैसे आके यहाँ शो कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आज तक असला लाइसेंस नहीं, शराब परमिट नहीं, एक इंच ज़मीन नहीं, करप्शन, मैं किराए पर रहता हूँ और किराया भी कोई देता है। यहाँ पर मैं कराची में 22 साल के बाद आया हूँ और कोई टिकट किसी ने दिया है जी। मैं समझता हूँ कि ईदी साहब के लिए मुझे खुदावंद ने यहाँ भेजा, मैंने इफ्तार दी यहाँ पर 400 लोगों को। मैं समझता हूँ कि ईदी साहब के जनाजे में मैं पहुँच के मैं ये समझता हूँ कि मैंने ईदी साहब के यानी नक्शे कदम पर चलने की जो पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करैक्टर बनाए। जब तक ये पॉलिटिशियनों के करैक्टर देखे ना, करैक्टर देखे, इनका रहना सहना देखे, इनकी हालत देखे। सर ईदी साहब को अगर मसले राह बनाना है तो सुबह ऐलान करें, ये सारे जितने सुन रहे हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियनों की, आप देखें प्रोटोकॉल देखें। ईदी साहब कभी प्रोटोकॉल में गए, मेरे साथ यानी इस्लामाबाद आए, मुझे यानी चंदा इकट्ठे करने कहले सालक मेरे साथ चलोगे, मैंने कहा जी मैं चलूँगा। हम भीख मांगते रहे, चंदा मांगते रहे। हम यानी मैं रहता अपना मेलोडी में रहता हूँ, सुपर मार्केट के वो मैं अपारा के नज़दीक। तो ईदी साहब बिल्कुल शर्म नहीं करते थे, लेकिन हुक्मरानों की हालत देखे, इनके सूट देखे, इनके प्रोटोकॉल देखे, ये ईदी साहब से सीखे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ हमारे जो सरबराह, ईदी किसी इंसान का नहीं, एक जज्बे का नाम है। अब्दुल शकूर साहब को शामिल कर लेते हैं डिबेट में दोबारा से। अब्दुल शकूर साहब, ये बताइएगा कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो खिदमत की हैं, आप जो है वो लोगों में रहते हैं, आप आवाम में रहते हैं, आप लोगों में रहते हैं उनकी खिदमत के लिए, तो क्या आप आम आदमियों में से, आम आवाम में आप कोई नया ईदी उभरता हुआ देख रहे हैं कोई? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं 2 चीज़ें तजवीज़ करूंगा। ईदी साहब को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिस चक्कर में होती है वो उस मेयार पे पूरा नहीं उतरते थे और उनको उससे महरूम रखा गया।
अब मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान दो काम करे। एक तो उनके लिए एक इंटरनेशनल अवार्ड करे, जो दुनिया भर में कोई बंदा भी जो खिदमत के कामों में उसी तरह जुटा हुआ हो जैसे ईदी साहब हैं, तो ईदी अवार्ड दिया जाए, बजाय इसके कि वो जो महरूमी रही कि उन्हें नहीं मिला, उनके नाम से दुनिया में एक बड़ा अवार्ड कायम किया जाए। बड़ी अच्छी तजवीज़ है। बिल्कुल। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ तंजीमें काम कर रही हैं, उनमें से हर साल किसी एक फ़र्द या किसी तंजीम जैसा भी उसमें हो, उसके लिए ईदी अवार्ड रखा जाए ताकि इसके साथ ये काम हो। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे बिल्किस एदी साहिबा साहब की खिदमत पर कि उन्होंने किस तरह से एदी साहब को एदी बनने में उनको मदद दी, उनको सपोर्ट की। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तारा अब्दुल्ला साहिबा, आप ख़वातीन के मुसावियाना हुकूक़ की बात करती हैं और आपका ये मौक़िफ़ है कि ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। तो बिल्किस एदी साहिबा का जो किरदार रहा, एदी साहब के शाना बशाना वो खड़ी रहीं, तो उनके किरदार पर आप कैसे रोशनी डालेंगी? अगर आप इजाज़त दें और बुरा ना मनाएं तो मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। मैं सिर्फ गुफ्तगू नहीं करती, मैं सरगर्म अमल भी हूँ। आपका मौक़िफ़ है, बिल्कुल आप सरगर्म अमल भी हैं, थोड़ा काम करती हूँ, तो ये थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए। बिल्किस एदी साहिबा बहुत मोहतरम, बहुत काबिल तहसीन। जब लोग कहते हैं ना कि औरतें मर्दों के शाना बशाना उनकी मदद करती हैं, उनकी सपोर्ट करती हैं, उनको हेल्प करती हैं, उनके साथ उनकी मदद करती हैं, नहीं, मैं समझती हूँ जहाँ बिल्किस एदी साहिबा का नाम है या मोहतरमा फ़ातिमा जना साहिबा जिनकी आज 49वीं बरसी भी है कोइंसिडेंस के तौर पर, ये मैं समझती हूँ हमें अब ये सोच अब तर्क करनी होगी, क्योंकि जब मैं बिल्किस साहिबा को देखती हूँ मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि ये अटैच नहीं हैं, ये एक अपेंडिज नहीं हैं, ये मदद नहीं कर रही किसी की, ये अपने तय अपने तौर पर बहुत सरगर्म अमल हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये ना होती एदी साहब के साथ मरहूम व मग़फ़ूर, मुझे लगता है कि शायद वो इतने मुतफ़र्रिक़, इतने बड़े पैमाने पर, इतने उम्दा तरीक़े से इतने सारे काम शायद ना कर पाते अगर आप अपने तय इतने सारे काम खुद ब खुद ना कर रही होती। बिल्कुल। तो मैं इनको एक हेल्पर के तौर पर नहीं देखती हूँ, मैं इनको एक एंटिटी अपने आप के अंदर एक इकाई के तौर पे भी समझती हूँ, एक फैमिली यूनिट भी समझती हूँ और एक इकाई भी समझती हूँ। बिल्कुल, उनका खला जो है वो पूरा शायद ना हो सके। जे सालिक साहब, आप उनसे मुलाकातें रहीं, आप में एक थे। बिल्कुल सही है। जे सालिक साहब, आपकी मुलाकातें रहीं एदी साहब से, उन्होंने आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्प्रेशन छोड़ा? ऐसी कौन सी यादें हैं जो आप सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाएंगे? मेरे सामने तो उनकी यही यादें हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी ये कहा कि मैं वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता हूँ, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमें और हुक्मरानों को ख़ास तौर पर हमें, यानी जितने भी हम लोग हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ये सारे समाजी हैं, हमने यानी इनको हमने हुक्मरान बना दिया। ये लोग जो है ये यानी महकूम, हमें महकूम बना दिया और ख़ुद हुक्मरानी का नाम दे दिया। एक्चुअली उनकी जो मिशन थी वो चाहते थे कि ये वेलफेयर स्टेट बने। मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान अगर इनको कोई अवार्ड देना चाहती है, कोई रिवार्ड देना चाहती है, अगर कोई इनके नाम से कोई चीज़ मुंसलिक करना चाहती है, एक हॉस्पिटल क्या इनके नाम से, ये वेलफेयर स्टेट का गवर्नमेंट जो है वो कल से ऐलान करे, यानी हुकूमत पार्लियामेंट बैठे और अपने जितने हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं इनके पास जो एक्स्ट्रा दौलत है वो ईदी साहब के बैतुल माल में डालें, ताकि ईदी साहब की जो गैर मौजूदगी में जो कमी आएगी, हालांकि मैं भी खुद भी पाकिस्तान की तरफ से 18 करोड़ लोगों में नॉमिनेट हूँ ऑफिशियली नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, ये मेरे पास ये सामने शायद देख रहे होंगे, मैं भी नॉमिनेट हूँ। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मैं नॉमिनेशन पर कभी मौका नहीं मिला, कभी फिर मौका मिला तो डिस्कशन। लेकिन हमें अगर कुछ करना है तो मैं जो इस वक्त यानी हमारे फिर वही बात है
ईदी साहब के सिर्फ दावे नहीं, अमली तौर पर कुछ करके दिखाना, यानी करके दिखाना होगा, खाली टिकटों मुतमिन नहीं होंगे। अब्दुल शकूर साहब, 2 रोज पहले डॉन न्यूज़ के शो में बिल्किस एदी साहिबा आई थी और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि जो डकैती हुई थी, जो चोरी हुई थी अब्दुल सत्तार एदी साहब के, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास थे, वो गमगीन थे और बीमारी में उस डकैती के वाक़े ने भी कुछ हिस्सा डाला। बाहर ले जाए। जी जी, आपकी आवाज़ अब नहीं आ रही है। जी अब्दुल शकूर साहब, दोबारा मैं सवाल दोहरा देता हूँ जी जी कि बिल्किस एदी साहिबा 2 रोज़ पहले डॉन न्यूज़ के शो में आई थी और उस इंटरव्यू उन्होंने दिया डॉन न्यूज़ को, उसमें उन्होंने बताया कि अब्दुल सत्तार एदी साहब जो हैं, जो चोरी और डकैती का जो वाक़या हुआ था, उसके बाद वो काफ़ी गमगीन थे, वो काफ़ी उदास थे और बीमारी की ये भी एक वजह बनी। एक तरफ तो हम बड़े दावे कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम उन्हें सिक्योरिटी इतनी तक नहीं फ्राहम कर सके कि उनकी चोरी हो गई, उनके यहाँ डकैती हो गई। और बिल्किस एदी साहिबा कहती हैं कि ये भी एक वजह बनी उनकी बीमारी की। यकीनन वजह बनी होनी चाहिए, इसलिए कि जो आदमी इस खुलूस और मोहब्बत के साथ लोगों के काम करता है और उसकी परवाह नहीं करता कि उसको किसी हिफाजत और सिक्योरिटी की ज़रूरत है, स्टेट को उसका ज़रूर करना चाहिए। और ये उसकी बीमारी का यकीनन सबब बना होगा। लेकिन मैं समर एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि एदी साहब ने ज़िंदगी तो बड़ी खूबसूरत गुजारी और ज़ाहिर है बहुत नमूने की ज़िंदगी गुजारी। जाते हुए भी वो एक बहुत अच्छा तोहफ़ा दे गए, बिल्कुल अपनी 2 आँखों का तोहफ़ा। और काश वो उसके साथ एक छोटा सा नीचे जुमला भी लिख के जाते कि मेरी ये आँखें उन हुक्मरानों के लिए हैं जिनको गुर्बत, तंग दस्ती, बीमारी, यतीम बच्चे और दूसरे नज़र नहीं आते। काश ये मेरी आँखें उनकी आँखें बन जाएं। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होता है ये जुमला भी अगर उसके साथ ऐड हो गया होता। वो अपना सारा जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो भी डोनेट करना चाहते थे, लेकिन शायद वो इस काबिल नहीं रहे थे कि वो डोनेट। आंखें जो हैं वो काबिल इस्तेमाल थी, मेरा ख्याल है कि ये आंखें जो हुक्मरानों की, आंखें सिंबॉलिक भी है ना, आंखें बहुत सिंबॉलिक है इस हवाले से कि ये वो शय है जो आदमी के विजन को बेहतर करती हैं और उसके सामने लेकर आती हैं। ये सालिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये एक बात मैं और जो कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों की आंखें की जगह ये आंखें उनकी डाल दी जाए तो ज्यादा बेहतर सुन देते हैं, फिर आप आ जाते हैं अब्दुल शकूर साहब। मैं जारी रखूं बात? ये सालिक साहब को शॉर्टली सुन देते हैं। जी मैंने कह लिया, बल्कि मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद मैं दोनों से बारी बारी आपको बात करने का मौका देता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे कि अब्दुल सत्तार साहब एदी साहब की जो लेगेसी थी, क्या हमारे हुक्मरान उसको फॉलो करेंगे या फिर आज जो हमने बड़े बड़े दावे सुने वो सिर्फ लिप सर्विस ही थी। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब्दुल शकूर साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। कि हमारे यहाँ आम तौर पर एक अजीब व गरीब सा तासुर पाया जाता है, वो ये है कि जब हम कहते हैं कि फ़लाँ आदमी बिला तमीज़ मज़हब, रंग, नस्ल और जेंडर खिदमत करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बेमज़हबी सी सूरत हाल है। सच्ची बात यह है कि मेरा ख्याल है बहुत गलतफहमी है लोगों के अंदर इस हवाले से। मुझे बाकी अदियान का पता नहीं है, लेकिन दीन इस्लाम ने तो जो बात कही है वो है ही ये कि इंसानी खिदमत बिला इम्तियाज़ होनी चाहिए। और उस ज़माने का एक एदी था, अब्दुल सत्तार एदी, जिसको हम हातिम ताई कहते हैं। हातिम ताई मुसलमान नहीं था, उसकी बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जंगी कैदी बन के आई और उसकी वजह शोहरत जो थी खिदमत की, इंसानी खिदमत की, उसके तोफ़ैल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई और इस खातून की बेपनाह इज़्ज़त की। बिल्कुल। तो ये तसव्वुर मौजूद रहना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ मजहबी अदम रवादारी और जहालत, जिसको किसी तौर पे भी मज़हब नहीं कहा जा सकता, उसकी वजह से ये आम तौर पे एक तासुर कायम होता है। हालांकि सच्ची बात ये है कि हमारा दीन अफसोसनाक है। असल तो ये है कि है ही ये इंसानियत की खिदमत, ये अल्लाह का कुंबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो सारे लोगों के इल्म में होनी चाहिए वो ये है कि अल-अयाल खल्क़ुल्लाह, सारी इंसानी मखलूक उसका एक कुंबा है और उसकी खिदमत बिल्कुल हर इंसान पे बिला इम्तियाज़ फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही। आपको क्या होप से क्या लेगेसी फॉलो होगी एदी साहब की, या फिर सिर्फ बातें ही होंगी? नियतों का हाल तो सिर्फ खुदा ही जानता है। बिल्कुल। लेकिन आज के दिन हमें मुस्बित सोच रखनी चाहिए,
मुस्बित ज़बान रखनी चाहिए और मुस्बित उम्मीद के साथ आज का दिन इख्तिताम पजीर होना चाहिए। मैं पुरुमीद हूँ, मायूस नहीं हूँ और अपने हुक्मरानों को मैं गालियाँ भी देने को तैयार नहीं हूँ, सिर्फ़ इस वजह से उन ठीक है हर एक शायद किसी ऊंचे आला बुलंद मयार पे ना पहुँच सके, किसी पैमाने पर ना पहुँच सके, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज जो हुक्मरान हैं, चाहे मरकज़ में चाहे सूबों में किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, उनको पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब करके अपने वोट के ज़रिए भेजा है। जो सलूट मार रहे थे उनको किसी ने वोट के ज़रिए नहीं भेजा, लिहाजा हर किसी को ये के लिए लाजिम है कि दस्तूर के नीचे, आइन के नीचे जो उनके फ़राइज़ उनके हैं उनको सरअंजाम दें और तनदही से दें और इखलाक से दें और नेक करके दें। हमारा ख़त्म हो गया है नाजरीन, शो का वक्त ख़त्म हो जाता है। तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने का, और हम इस उम्मीद के साथ आज के शो का इख्तिताम करते हैं कि अब्दुल सत्तार एदी साहब का खिदमत इंसानियत का मिशन जारी और सारी रहना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।